गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ABL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो जैसा आप टॉपिक देख रहे होंगे डिफ्रैक्शन, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में मेनली डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस अपलोड किया है AKTU के, उसके अकॉर्डिंग उन 4 क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस में से 3 क्वेश्चन पेपर में आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पूछा जा चुका है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप के डिफ्रैक्शंस होते हैं, और जो सिंगल स्लिट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द AKTU, वो कौन सी टाइप का डिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप देख लेते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन में, दिस इज इंट्रोडक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव्स, स्पेशली साउंड वेव्स एंड द लाइट वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ इज नोन एज डिफ्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो आपकी साउंड वेव्स हैं और लाइट वेव्स हैं, उनका बैंड हो जाना ऑब्स्टिकल से जो उनके पाथ में आ रहा है, वो कहलाता है आपका डिफ्रैक्शन प्रोसेस। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। यानी कि आपकी यहाँ से कोई भी लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है आपका, माना सन ही है, सन से लाइट आ रही है, तो उस लाइट सोर्स से लाइट आती है। और यहाँ पर अगर आपने कोई ऑब्स्टिकल रख दिया, ठीक है, अगर आपने ये कोई ऑब्स्टिकल रखा है, तो जैसे ही ये लाइट इस ऑब्स्टिकल के एज से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, होना चाहिए था कि वो ऐसे पास हो जाती, बट वो क्या हो जाती है, बैंड होकर जाती है ऐसे, वो ऐसे पास होगी। तो इस बेंडिंग को ही क्या बोलते हैं हम, डिफ्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल बताते हैं। अगर आप अपने एक रूम में बैठे हैं, है ना, और रूम में के गेट बंद हैं, आपकी विंडोज सारी बंद हैं, बट अगर आप रूम से कुछ बोलते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा साउंड में, मतलब जैसे नॉर्मली आप बात करते हैं रूम में, अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो फ्रेंड रूम के गेट के पास खड़ा हुआ है, उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देगी। क्यों? यही प्रोसेस है आपका डिफ्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पर जो साउंड जनरेट हुई है वो साउंड वेव्स आपके गेट से या फिर आपकी विंडोज से जो भी स्पेस मिलता है वो वहाँ पर एज बन जाता है, और उस एज के सरफेस से साउंड वेव बैंड होती है और बैंड होकर वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, सेम सिचुएशन फॉर द लाइट वेव आप देख सकते हैं। अगर आपके रूम की विंडो, गेट, सारी चीज़ें बंद हैं और आपने रूम में लाइट ऑन की, तो बाहर आपका जो फ्रेंड खड़ा हुआ है उसको ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ, रूम की लाइट ऑन है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, डिफ्रैक्शन का। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में फर्स्ट टाइप है फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन, सेकंड टाइप होता है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। हमें जो पढ़ना है वो AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन पढ़ना है, बट हम देख लेते हैं फ्रेस्नेल भी क्या होता है और फ्रेनहोफर्स भी क्या होता है, क्योंकि वो पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन source and screen are placed at the finite distance from the obstacle having sharp edge। कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, एक सोर्स होगा यहाँ पर एस, जहाँ से लाइट आएगी या फिर जहाँ से साउंड वेव जनरेट होगी, एक ऑब्स्टिकल होगा यहाँ पर, ठीक है, और एक स्क्रीन होगी। अगर आपकी लाइट वेव है तो आप स्क्रीन पर मेज़र कर सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न को, तो उसके लिए क्या होगी, एक यहाँ पर स्क्रीन होगी। तो ये तो सोर्स हो गया, ये आपका स्लिट हो गया या ऑब्स्टिकल हो गया, ये आपकी स्क्रीन हो गई है ना। तो ये तीनों एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। माना ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है ना, तो ये क्या होंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे। अगर आपका ऐसा सेटअप है तो वहाँ से जो आपको डिफ्रैक्शन मिलेगा दैट्स कॉल्ड द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इन दिस केस नो लेंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग द रेज। यहाँ पर कोई भी लेंस यूज नहीं होता है फॉर मेकिंग द रेज, यानी कि रेज को किसी
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आप लेंसेज यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो पैरेलल कर देते हैं बीम्स को, कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी लेंस यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इंसिडेंट वेव फ्रंट आर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। जब कोई भी लेंस यूज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो आपका इंसिडेंट बीम होगा किस पर, एज पर, किसके, ऑब्स्टिकल के, तो वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। मैं आपको एक तरह से डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, जैसा यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ये रहा यहाँ सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका ऑब्स्टिकल हो जाएगा और ये आपकी स्क्रीन है, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट डिस्टेंस और फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि सोर्स और ऑब्स्टिकल के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट है और फिर ऑब्स्टिकल और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस सोर्स से यहाँ से लाइट आती है तो आपने देखा होगा लाइट्स जो है वो एक बीम की तरह चलती है, आगे बढ़ती है इस टाइप से, ऐसे, है ना। तो यही क्या होता है आपका कि ये वेव फ्रंट कहलाता है, यानी कि आपकी लाइट वेव फ्रंट की तरह आगे बढ़ रही है। तो वेव फ्रंट की तरह आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर ये जब ऑब्स्टिकल पे टकराएगी तो या तो ये स्फेरिकल फॉर्म में होगी या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में टकराएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। तो इस टाइप का अगर हमारा सेटअप है तो वो आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहलाएगा, जो हम स्क्रीन पर मेज़र करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ऑब्स्टिकल है यहाँ पर दो एज बन जाते हैं, एक ये एज है इसका, एक ये एज है, तो ये एक स्लिट बोल देते हैं हम। जैसे यहाँ पर लाइट टकराएगी तो एक्चुअल में होना ये चाहिए था, ये आपको ये डॉट लाइन है, यहाँ पर लाइट दिखनी चाहिए थी, अदरवाइज दिखती कहाँ पर है, जबकि यहाँ पर है, ऐसे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन क्या कहता है। फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन जस्ट उल्टा होता है किसका, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का। देखिए आपको थ्योरी से सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर हो जाएंगी। इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इस टाइप के डिफ्रैक्शन में जो सोर्स और स्क्रीन और आपका स्लिट या फिर ऑब्स्टिकल वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे होते हैं फ्रॉम द ऑब्स्टिकल, है ना। ऐसा नहीं है कि वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, 1 मीटर पे ही रखना है, 2 मीटर पे रखना है, वो अकॉर्डिंग टू द हम अरेंजमेंट उसको सेट कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन लेंसेज आर यूज्ड फॉर मेकिंग द रेज पैरेलल, ठीक है। इस टाइप के डिफ्रैक्शन में हम लेंसेज का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द रेज पैरेलल, ठीक है। सो दैट हेयर द इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द अपर्चर इज प्लेन, इसलिए आपका यहाँ पर जो वेव फ्रंट आता है वो कैसा हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। चलिए देखते हैं डायग्राम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका डायग्राम है, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ से आपकी लाइट जा रही है, ठीक है। जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट चलती है तो वो हर एक डायरेक्शन में जाती है, जैसा कि आपने सन को देखा होगा। सन की लाइट ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में आ रही है, पड़ोसी के घर में नहीं जा रही है, बट वो हर डायरेक्शन में जाती है। तो जैसे ये लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हुई, आगे हमने एक लेंस लगा दिया। इस लेंस का काम क्या है, ये इन बीम्स को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। अब यहाँ से ये बीम्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, आप देख रहे होंगे, एक बीम ये है, एक बीम ये है, एक बीम ये है, तो ऑल 3 बीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और फिर आगे एक लेंस लगा हुआ है जो इसको फोकस करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न या फिर इल्यूमिनेशन दिखाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सेटअप इज कॉल्ड द फ्रेनहोफर्स सेटअप, और यहाँ से जो डिफ्रैक्शन मिलेगा दैट्स कॉल्ड द फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। एक बार मैं फिर छोटी सी टर्म्स में आपको बता देता हूँ फ्रेस्नेल और फ्रेनहोफर्स में डिफरेंस। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सोर्स, ऑब्स्टिकल एंड स्क्रीन के बीच फाइनाइट डिस्टेंस होती है, जबकि फ्रेनहोफर्स में इनफाइनाइट होती है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम लेंसेज का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि फ्रेनहोफर्स में लेंसेज का यूज़ करते हैं। फ्रेस्नेल्स में जब लेंसेज का यूज़ नहीं करते हैं तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल होगा। वहीं पर
फ्रेनहोफर्स में हम लेंसेज का यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपका ऑब्स्टिकल पर जो वेव फ्रंट टकराएगा वो आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से डिफ्रैक्शन पैटर्न क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। देखो बच्चा, डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है, डायग्राम समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसा हमने बताया था कि फ्रेनहोफर्स रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सोर्स, ऑब्स्टिकल और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट होती है, फाइनाइट नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है, वो किसी भी डिस्टेंस पर प्लेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है, जैसा मैंने बताया था कि उसमें लेंसेज यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आपका एक ऑब्स्टिकल है, फिर आगे एक लेंस लगा हुआ है, फिर आगे आपकी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ से सोर्स से लाइट आनी स्टार्ट होगी और आपके लेंस पे स्ट्राइक करेगी। लेंस पे जैसे ही स्ट्राइक करेगी तो ये लेंस क्या करेगा, उसको पैरेलल कर देगा और पैरेलल आपकी ये बीम्स हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, आगे जो हमने स्लिट ली हुई है, हमने माना उस स्लिट की जो विड्थ है वो है स्मॉल ई। ठीक, चलिए आगे ये बीम्स जो हैं वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो सेंटर पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पहुंचती है। अगर आप देखें कि आप में रूम में से कोई होल है और आपने रूम में लाइट ऑन की तो उस हॉल से जो लाइट निकलेगी और वो आगे किसी वॉल पर आपको दिखाई देगी तो उसके सेंटर पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। वही चीज़ ये डायग्राम बता रहा है, यानी कि इसके सेंटर पॉइंट पर जो है स्क्रीन का सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा होगा, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट पहुँचेगी। ठीक है, चलिए माना ये लाइट आपकी किसी एंगल पर डिफ्रैक्ट होके पहुँचती है, हमें किसी एंगल पर डिफ्रैक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मेज़र करना है कि इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ठीक है, तो ये आपका सेटअप हो जाता है। हमने माना कि जो लाइट है वो डिफ्रैक्ट हो रही है किस एंगल पर, थीटा पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे थीटा एंगल। तो अगर हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि जैसे हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ा है, इंटरफेरेंस इन वैसे फिल्म पढ़ा है, इंटरफेरेंस इन द क्या कहते हैं न्यूटन्स रिंग पढ़ा है, तो उसके हिसाब से जैसे यहाँ पर हमें क्या निकालते थे वहाँ पर भी हम पार्ट डिफरेंस, क्योंकि एक सोर्स आपका यहीं से स्टार्ट हो गया है और एक सोर्स इसके पैरेलल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इतना पाथ वो पहले से ही ट्रेवल करके चला है। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर, बी सी। ई क्या है, स्लिट की विड्थ है, थीटा एंगल पे आपकी लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ से हमें बी सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। फ्रॉम फिगर पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू बी सी, जैसा मैंने आपको बताया, और बी सी फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा ट्राइंगल यूज़ करना होगा, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल से सी, बी सी और ए ट्राइंगल से आप फाइंड आउट करेंगे बी सी, और बी सी फाइंड आउट करने के लिए ये आपका देखेंगे हम, दिस इज रेक्टेंगल, ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया आपका बी सी। ठीक है, बी सी कैसे हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास बी सी आ जाएगा ए बी साइन थीटा, जैसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, ए बी साइन थीटा। ठीक, और ए बी क्या है, आपकी विड्थ ऑफ द स्लिट है। देखिए आप यहाँ पर ए बी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, सो दैट पार्ट डिफरेंस ई साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टोटल फेज डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, यानी कि अगर हम टोटल फेज डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा, टोटल फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा अपॉन इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हमने यहाँ पर निकाला है ई साइन थीटा, देन 2 पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज द टोटल फेज डिफरेंस, यानी कि जो स्क्रीन पर आपकी लाइट पहुँच रही है यहाँ पर वो कितने फेज डिफरेंस के साथ पहुँच रही है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज लैम्डा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। लेट अस कंसीडर द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स।
हमने मान लिया कि जो विड्थ ऑफ द स्लिट है वो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रॉम ईच पार्ट इज a, और हर एक पार्ट से जो वेव एम्पलीट्यूड निकलता है वो क्या है आपका a है, ठीक है। देन द फेज डिफरेंस d इज d, हमने फेज डिफरेंस माना है 1/n इंटू टोटल फेज डिफरेंस। भाई हमने माना कि आपकी जो स्लिट है वो n नंबर, एक मिनट मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये आपकी स्लिट है, हमने मान लिया इसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपकी वेव पैकेट्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है और हर आपका वेव फ्रंट्स एक नए वेव पैकेट की तरह काम करता है और आगे वेव फ्रंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। ये आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हमने मान लिया कि इस स्लिट्स में n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट से जहाँ से लाइट पहुँच रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल a है, ठीक है। तो टोटल यानी कि यहाँ से फेज डिफरेंस d कितना हो जाएगा 1/n ऑफ द टोटल फेज डिफरेंस, जितने भी पार्ट हमने माने हैं यहाँ पर n। तो देन d इक्वल्स टू 1/n और टोटल फेज डिफरेंस हमने अभी ऊपर निकाला है इक्वेशन फर्स्ट में 2π/λ e sin थीटा, देन वी गेट d इक्वल्स टू 2π/n λ e sin थीटा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। We know that the resultant amplitude for n simple harmonic motion, हमें पता है कि n simple harmonic motions के लिए जो resultant amplitude आता है वेव का, that's r equals to a sin n d upon 2 upon sin d by 2, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जब आपकी वेव पैकेट ऐसे आपका आगे बढ़ता है तो ये n सिंपल हार्मोनिक मोशंस हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे माने तो हम क्या देखते हैं कि जो आपकी वेव है वो ट्रेवल कर रही है ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो दिस इज r इक्वल्स टू a साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन d बाई 2, ठीक है। इट्स कॉल्ड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशंस, और n सिंपल हार्मोनिक मोशंस मानी है हमने, तो ये n सिंपल हार्मोनिक मोशंस का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा आ गया है, ठीक। आप देखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, अभी हमने d की वैल्यू, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये d की वैल्यू है, तो ये d की वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, देन वी गेट, अब हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर साइन एन डी अपॉन 2 है, तो यहाँ पर हमने पुट की, देन वी गेट r इक्वल्स टू a साइन n बाई 2 ब्रैकेट में 2π/n लैम्डा e साइन थीटा अपॉन साइन 1/2 ब्रैकेट में 2π/n लैम्डा e साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरिटीज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली वी गेट r इक्वल्स टू a साइन ब्रैकेट π/λ e साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन साइन π/n लैम्डा e साइन थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ n हार्मोनिक मोशन। इसको और छोटी टर्म करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल्स टू π/λ e साइन थीटा, देन अगर हम लैम्डा की वैल्यू, यानी कि ये जो लैम्डा हमने कंसिडर किया है, सॉरी अल्फा कंसिडर किया है, वो यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो देन वी गेट r इक्वल्स टू a साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन n। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑन n सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ या लेट अल्फा इज़ वेरी स्मॉल देन अल्फा अपॉन n, माना कि हमने जो अल्फा कंसिडर किया है वो अगर बहुत छोटा है और उसके हमने n पार्ट्स कर दिए तो वो और छोटे हो जाएंगे n पार्ट्स, यानी कि अल्फा अपॉन n। माना हमारे पास एक पेन है जिसका मूल्य है, जिसका रेट 1 रुपये है, और हमने उसको 5 पार्ट में और डिवाइड कर दिया, ठीक है। या फिर हमने बोला कि इस पे बहुत ज़्यादा छूट दे दी, हमने 50% की छूट दे दी, तो उसका रेट और कम हो जाएगा, तो वैसे ही आपका अल्फा अपॉन n और छोटा हो जाएगा। तो इट मीन्स साइन अल्फा अपॉन n अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा अपॉन n। कैसे, आपने देखा होगा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो यानी कि अगर एंगल जो है वो बहुत छोटा है
तो साइन की वैल्यू उस एंगल की उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा अल्फा अपॉन एन, और ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर। देन वी गेट आर इक्वल्स टू एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। हमने कंसिडर कर लिया कि ए इक्वल्स टू एन ए है, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए है हर सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, और एन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं, तो एन ए क्या हो जाएगा, हमने एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड उसको डिनोट कर दिया कैपिटल ए। तो फाइनली वी गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, सिंस वी नो दैट, अब हम यहाँ पर लगाएंगे कि हमें पता है कि आपकी जो स्क्रीन पर इंटेंसिटी मिल रही है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर करेगी कि कितनी एम्पलीट्यूड की लाइट वहाँ पर पहुँच रही है, यानी कि उस स्क्रीन पर कितनी इंटेंसिटी लाइट की मिलेगी वो डिपेंड करेगी कि कितनी एम्पलीट्यूड की लाइट उस स्क्रीन पर पहुँच रही है। ठीक है, दैट मीन्स आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट आर है, तो देन आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और उसका स्क्वायर दैट मीन्स जो आपके सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुँच रही है वो है आपकी ए स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड द आई नॉट, ब्रैकेट में साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक इक्वेशन ए तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर से बच्चा पार्टी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, सिंगल स्लिट का डेरिवेशन कितनी बार पूछा गया है आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक, इसीलिए मैंने रिवीजन वाले पोर्शन में इसको कवर कराने की कोशिश की है, अदरवाइज़ ये हमारा हो चुका है टॉपिक, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से इसको रिवीजन के तौर पर कंप्लीट डेरिवेशन करा रहा हूँ, तो कृपया करके आप इसको अच्छे से कवर करें। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसा कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, जो हमने डायग्राम देखा था सिंगल स्लिट का यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि स्क्रीन पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। आपने यहाँ पर ये डायग्राम देखा होगा, ये आपका ये जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे होंगे लाइक दिस वन, ऐसे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी को शो करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लाइट मिलती है, कहाँ पर कम मिलती है, और अगर आप सेंटर पॉइंट से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही हम देखते हैं इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपके रूम से अगर कोई होल है और आपने लाइट ऑन की और उस होल से लाइट अगर किसी वॉल पे स्ट्राइक करती है तो आप देखते होंगे सेंटर पे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो वही इफेक्ट होता है कि कहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलता है, कहाँ पर आपको मिनिमा मिलता है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, कहाँ पे कम मिलेगी, कहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं आगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यहाँ तक हमने कर लिया था इक्वेशन ए तक, देन प्रिंसिपल मैक्सिमा या फिर इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी वो मैंने आपको बताया था सेंटर पॉइंट। ठीक है, देखते हैं अगर हम आर वाली टर्म को ओपन करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे आप देख रहे होंगे ना आर साइन अल्फा, अगर मैं इसको लिखूँ आर इक्वल्स टू ए अपॉन अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो अगर हम साइन अल्फा या साइन ए वाली सीरीज को ओपन करते हैं जो हमने इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, आर इक्वल्स टू ए साइन अल्फा, तो ऐसे ही, और साइन वाली सीरीज को हम ओपन करते हैं तो देन वी गेट अल्फा माइनस अल्फा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आपको सीरीज मिलती चली जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे, देखो अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हम कॉमन लेंगे तो बाहर अपॉन में अल्फ़ा है तो वो उसको कैंसिल आउट कर देगा। देन वी गेट आर इक्वल्स टू ए ब्रैकेट, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आया, दैट 1 माइनस अल्फ़ा क्यूब थी, अल्फ़ा कॉमन आ गया तो अल्फ़ा स्क्वायर
अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 5 थी, एक अल्फ़ा बाहर तो अल्फ़ा की पावर 4 फैक्टोरियल 5, ऐसी आपकी सीरीज बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इफ़ निगेटिव टर्म्स वेनिसेस देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी मैक्सिमम। वेनिसेस मतलब यानी कि अगर हम निगेटिव टर्म्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो अल्फ़ा यानी कि छोटी वैल्यूज़ का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और छोटी वैल्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन सारी टर्म्स को अगर हम नेगलेक्ट करते हैं तो देन वी गेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, या फिर हम सिंपली बता सकते हैं कि आर आपको मैक्सिमम मिलेगा, और आर मैक्सिमम मिला तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पर। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा जब जहाँ पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है वहाँ पर इंटेंसिटी भी हमें मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से क्या मतलब है कि अल्फ़ा 0 है, तो जब अल्फ़ा 0 हुआ तो ये सारी टर्म्स क्या हो गई, ख़त्म हो गई। देन वी गेट आर इक्वल्स टू ए। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमने कंसीडर की थी क्या, पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। अगर आपको ध्यान हो पीछे, तो पाई ई साइन थीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, देन साइन थीटा इक्वल्स टू 0, और साइन थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब कि थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं देखो बताता हूँ भाई, हमारा डायग्राम ये है ना। यहाँ से आपकी लाइट एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, ये आपका लेंस है, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी, और एक्चुअल में सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पे मैंने बताई है, सेंटर पे पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखा होगा कि यहाँ पे तो थीटा नहीं लिखा हुआ, थीटा कहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये लाइट आपकी किसी एंगल पर डिफ्रैक्ट होके जा रही है, ऐसे। दिस इज द एंगल थीटा, है ना। तो जब ये थीटा 0 है, 0 का मतलब ये है कि आपको क्या मिल रहा है, ये सिचुएशन मिल रही है, ये वाली। यहाँ पर थीटा तो 0 ही है ना, क्योंकि कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं है किसी भी एंगल पर। तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो वही ये इंडिकेट कर रहा है कि जब थीटा 0 होगा तो सेंटर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो सबसे ज़्यादा मिलेगी, और वही कहलाएगा आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इज ए एंड सो इंटेंसिटी इज ए स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ए स्क्वायर। तो दिस इज द पॉइंट एट विच वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पर मिलेगी। अगर आप अल्फा वाली वैल्यू को ही देखें, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम इंटेंसिटी पोजीशन, द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम व्हेन साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे है, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस टर्म को, पहले आपको मैं प्रिंसिपल मैक्सिमा इस टर्म में और बता देता हूँ क्या है। देखो, अगर अल्फ़ा 0 है ना, तो अल्फ़ा 0 का होने का मतलब ये है आई नॉट साइन 0 अपॉन 0। ठीक है, और जब अपॉन में 0 होता है तो देन वी गेट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं हो सकती। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा का फंडा आपको आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए मिनिमा इंटेंसिटी। मिनिमा मतलब होता है जहाँ पर कुछ भी इंटेंसिटी ना मिले, आई की वैल्यू क्या हो जाए 0। अब आप इस टर्म को देखिए, 0 कब हो सकता है भाई, अल्फ़ा 0 तो हो नहीं सकता है, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 0 कौन सी टर्म हो सकती है, साइन अल्फ़ा। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फ़ा 0 और अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी गेट इंटेंसिटी 0, और इट्स कॉल्ड द मिनिमम इंटेंसिटी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम व्हेन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, देन अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस n पाई। यानी कि अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 होगा, और साइन अल्फ़ा यानी कि साइन में 0 वैल्यू कहाँ पर होती है, जब आपके पास उस एंगल की वैल्यू n के मल्टीपल में हो, चाहे वो पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, हर जगह आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। दैट मीन्स अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई, इस पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। और अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, और वो इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस n पाई की। देन वी गेट
ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट, ई साइन थीटा को हमने यहीं पे रखा, देन वी गेट प्लस माइनस एन लैम्डा, और एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम इंटेंसिटी की पोजीशन, जहाँ पर आपका फेज डिफरेंस प्लस माइनस एन पाई होना चाहिए। और अगर आप पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा हमने मेजर किया था, तो जब आपका लैम्डा की मल्टीप्लाई में आपको पाथ डिफरेंस मिलेगा तो देन वी गेट द मिनिमम इंटेंसिटी पोजीशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है यहाँ पर इंटरफेरेंस की तरह पे कि आपको मिनिमम और डार्क ही मिलेगा, यहाँ पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा भी मिलते हैं, यानी कि सेंटर पॉइंट से दूर अगर आप जाएंगे तो भी आपको इंटेंसिटी मिलेगी कुछ ना कुछ, बट वो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, तो उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमास। ठीक है, अब वो कैसे मिलेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा, in order to locate the position of secondary maxima we apply the mathematical method for minima। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमास निकालते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें मैक्सिमा पे वैल्यू मिल रही है, इंटेंसिटी है, उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा मैथमेटिकली। तो लेट अस डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू अल्फा एंड इक्वेट इट टू ज़ीरो, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन सेकंड सॉरी इक्वेशन ए, ये वाली जो है, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड नहीं होगी, इक्वेशन ए इसको नाम दिया जाएगा, वो बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अल्फा के रेस्पेक्ट में हमने किया, तो डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल्स टू डी अपॉन डी अल्फा ब्रैकेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो वही आपका फॉर्मूला लगेगा डिवीज़न वाला, जो इंटर में आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, देन वी गेट ए स्क्वायर 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा ब्रैकेट अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे आप डिवीज़न वाला कैसे लगा, यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर है, इसको मैंने कैसे लिखा है देखिए आपको मैं बता देता हूँ। आई इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, ऐसे। तो पहले हमें, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ए ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 पहले आगे आ जाएगा, तो इसलिए 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा ये एज इट इज़, और फिर इसका होगा डिफ्रेंसिएशन। तो इट मीन्स पहले ये टर्म ऐसे ही, इसका डिफ्रेंसिएशन, जैसे कि यहाँ पर पहले साइन अल्फा वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, ये वाली टर्म ऐसे ही है, और फिर साइन अल्फा टर्म ऐसे ही अल्फा का हुआ, और अपॉन में अल्फा का स्क्वायर आता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने इंटर में या फिर यहीं पे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, और हमने इसको इक्वेट किया है किसके, ज़ीरो के। तो देन वी गेट ए स्क्वायर 2 साइन अल्फा अपॉन अल्फा ब्रैकेट अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से ज़ीरो कब हो सकता है, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो नहीं हो सकती है वैल्यू, या तो ये वाली वैल्यू जीरो होगी या फिर ये वाली टर्म जीरो होगी। अब देख लेते हैं दोनों टर्म्स के लिए, दैट इज साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू जीरो, या फिर अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इस टर्म में देखते हैं ये जीरो होने का क्या मतलब है। साइन अल्फा इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर ये टर्म जीरो कब हो सकती है, जब साइन अल्फा जीरो। ठीक है, बट साइन अल्फा ज़ीरो अभी हमने पीछे लिखा है फॉर द मिनिमम, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती है, तो इट मीन्स ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता है। पहली सिचुएशन हमारी ख़त्म होगी, यानी कि ये टर्म्स जीरो नहीं होंगी, जीरो क्या होगा, ये वाली टर्म, तो इसलिए हमने इसको इक्वेट किया ज़ीरो के। अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर की, देन इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो, देन अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा। अब डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ अल्फा जो 10 के साथ होगी, उस पर हमें डिपेंड करेगा कहाँ पे आपको सेकेंडरी मैक्सिमास मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेयर साइन अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो गिव्स द पोजीशन ऑफ द मिनिमा, जैसा मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया है, ऊपर हमने मिनिमा इंटेंसिटी बताई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
Thus the point of secondary maxima is given by the equation alpha equals to ND. ठीक है, यानी कि द पॉइंट ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इन द गिवन बाय द अल्फा इक्वल्स टू एन अल्फा. ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली. अगर ग्राफिकली हम देखें टेन अल्फा के ग्राफ को तो क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा, दैट मीन्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली देन वी गेट कि हमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती हैं टेन अल्फा की. ठीक है, और हम इस पे जब सेंटर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो देन वी गेट दीज पॉइंट्स जहाँ पर आपको टेन अल्फा की वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाती है. 0 पर, पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, ऐसे यहाँ पर माइनस में स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, टेंजेंट विल बी अनडिफाइंड व्हेन एवर इट्स डिनोमिनेटर यानी कि कॉस साइन इज 0. अगर कॉस साइन 0 होगा तो इट विल बी अनडिफाइंड. ठीक है, क्योंकि कॉस अल्फा 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू. दैट मीन्स 0 एंड पाई बाई 2 साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव. यानी कि यहाँ पर इन टर्म्स के लिए तो 0 है, काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव है. दैट मीन्स टेन बीइंग देयर कोटिएंट इज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वहाँ पर वैल्यू मिलेगी. बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई साइन पॉजिटिव बट और साइन निगेटिव, सो टेन इज निगेटिव. सो इट विल कम अप द फ्रॉम बिलो टू मीट एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू पाई. ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आई थिंक इसको पता नहीं, चलो छोड़िए इसको. ठीक है, देन वी गेट सिंस sine and cosine are periodic, then tangent has to be as well. Thus, the first value of alpha equals to 0 gives प्रिंसिपल मैक्सिमा. जैसे मैंने बताया था, अगर अल्फा 0 हो जाता है तो इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी और वहाँ पर हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा. द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ अल्फा विच गिव्स द सेकेंडरी मैक्सिमा आर प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 बाई 2, जैसा कि मैंने आपको ग्राफिकली में बताया था. ठीक है, तो लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास आर अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय द रिलेशन अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट में 2n प्लस 1 पाई बाई 2. तो यहाँ से मैं आपको एक बता देता हूँ कंक्लूजन कि जब आपका अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में मिलेगी, देन वी गेट द सेकेंडरी मैक्सिमास. और सेकेंडरी मैक्सिमास में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो सकता है, सेकेंडरी मैक्सिमा हो सकता है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम n की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे. तो फाइनली वी गेट अल्फा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है. मानिए हमने पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल आउट, देन वी गेट ई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. दिस इज द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा. ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आई होंगी. आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में वो कैसे डिटेल्स दे के कैसे वो ड्राइव कराता है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में होगा, वो देख लेते हैं. ठीक है, तो इंटेंसिटी कंसिडरेशन में क्या है, आई की वैल्यू मैंने बहुत अच्छे से आपको ऊपर लिखवाई है. यही फॉर्मूला हमारा इक्वेशन 8 मैंने इसको इंडिकेट किया हुआ है. ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे हमने फॉर द प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन निकाली है, अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा तो देन वी गेट आई इक्वल्स टू आई नॉट. ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पर आपको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा. ठीक है, अगर हम ये वैल्यू इस आई की वैल्यू में पुट करते हैं जो यहाँ पर है अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, देन वी गेट आई इक्वल्स टू आई नॉट. I1 हमने इसको मान लिया है क्योंकि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिला है, साइन 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर, देन वी गेट I1 इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन 22. ठीक है, तो यहाँ से हमें आई अपॉन आई नॉट क्या आ जाएगा 1 अपॉन 22, और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें देन वी गेट 4.5%
I1 इक्वल्स टू 4.5% ऑफ I0। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्क्रीन है, यहाँ पर अगर आपको ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली है सेंटर पॉइंट पर, तो इससे आगे जहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगी वो इसके कंपैरिजन में केवल 4.5% ही इंटेंसिटी पहुँचेगी इस वाली इंटेंसिटी की। माना अगर यहाँ पर 100 टेस्ला इंटेंसिटी पहुँची है तो यहाँ पर 4.5 टेस्ला इंटेंसिटी ही पहुँचेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा अल्फा इक्वल्स टू ±5/2। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं अल्फा की जगह पर, देन वी गेट I2 इक्वल्स टू I0 अपॉन 62। दैट मीन्स I2 इक्वल्स टू 1.61% ऑफ I0। ठीक है, अब जब हम सेकेंडरी मैक्सिमा पे पहुँचे तो वहाँ पर हमें इस पे 100%, इस पे इसका 4.5%, अब यहाँ पर इसका कितना मिला है 1.6%। ठीक है, तो ऐसे आपकी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाता है। और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देन वी गेट लाइक दिस वन। यहाँ से ये आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा कहलाएगा, फिर ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर ये सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर ये थर्ड मैक्सिमा। ये डायग्राम गलत बना हुआ है तो इसको आप ना देखें, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ये होगा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा ये होगा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा ये होगा। ऐसे ही आपका इधर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा और थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। यानी कि जैसे जैसे आपको मैक्सिमाज मिलते चले जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। देखिए आप यहाँ पर इतनी इंटेंसिटी है, यहाँ पर इतनी इंटेंसिटी है, यहाँ पर और कम इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप डायग्राम जो बना रहे हो वो सही डायग्राम होना चाहिए। जरा सी डायग्राम अगर आपने मिस्टेक से गलत बनाया तो एग्ज़ाम पे गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो आपका डायग्राम कट करके समझेगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एंगल्स भी लिखे हुए हैं, जैसा कि हमने देखा था पाई के मल्टीपल पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी पाई के मल्टीपल पे। यहाँ पे देखिए दीज आर द मिनिमम इंटेंसिटी, यहाँ पर कुछ भी लाइट आपको नहीं मिल रही, ये मैंने मिनिमा दिखा दिया है। और ये आपके सेकेंडरी मैक्सिमा पॉइंट है। ठीक है, आप इनको थोड़ा सही कर लेना, यानी कि पहले पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, फिर और कम मिलेगी और लास्ट में और कम मिलेगी। ठीक है, जैसा आपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऊपर भी देखा है। तो दिस इज़ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। और सेंट्रल मैक्सिमा पर I0 सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखते हैं विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा जो हमें मिला है उसकी विड्थ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसमें आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है, ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ABL क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।